मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी महिला मोर्चा के आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यक्रम में आपातकाल पर हुई चर्चा का लोकतंत्र की हत्या कर देश के इतिहास में जुड़ा काला अध्याय। भारत के पूर्व पीएम पी नरसिम्हा राव की जयंती। सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन। कहा उनकी नीतियों और विचार राष्ट्र निर्माण की है प्रेरणा। दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में मॉक पार्लियामेंट का आयोजन। दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की तरफ से कार्यक्रम आयोजित। आपातकाल के काले अध्याय पर साझा किए गए विचार। नमस्कार, दिल्ली एनसीआर खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बीजेपी महिला मोर्चा के आयोजित मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मॉक पार्लियामेंट कार्यक्रम में हिस्सा लेकर बहुत अच्छा लगा है, जिसमें आपातकाल पर चर्चा हुई है। 25 जून 1975 को देश में जो हुआ, देश को जो जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया, लोकतंत्र की हत्या करके देश के इतिहास में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज दिल्ली की महिलाओं ने उस अध्याय का ज्ञान लिया और ऐसा संकट देश पर फिर न आए, इसके लिए पूरा देश मिलकर इस लड़ाई को लड़ेगा। द्वारा आयोजित इस मॉक पार्लियामेंट, जिसमें कि आपातकाल के 50 वर्षों पे चर्चा हुई, मुझे इसमें भाग लेकर के बहुत अच्छा लगा कि वो महिलाएं जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, उनको भी इस बात का बड़ा पुख्ता ज्ञान होना चाहिए कि जो 25 जून 1975 को देश में हुआ और लगातार 21 महीने तक लोगों को, पूरे भारत को जेल बना दिया गया, लाखों लोगों को जेल भेज दिया गया और उसके पीछे केवल एक कारण सत्ता और सिंहासन का लोभ और पूरे संविधान का गला घोट करके लोकतंत्र की हत्या करके देश में एक काला अध्याय जोड़ दिया गया। आज इस मॉक पार्लियामेंट के माध्यम से मेरी सभी साथी कार्यकर्ताओं ने, दिल्ली की महिलाओं ने, दिल्ली की युवतियों ने उस अध्याय का ज्ञान लिया कि कैसे भारत ने वो अन्याय देखा, अन्याय सहा और फिर कभी देश के इतिहास में इस तरीके की चीजें, दुर्घटनाएं ना घटे। ये उनके लिए बहुत जरूरी काम था। मैं तो ये सोचती हूँ, इस तरह की मॉक पार्लियामेंट, इस तरह की चर्चाएं, सेमिनार, वेबिनार जगह जगह पे होने चाहिए। कोई भी सरकार देश में संविधान से ऊपर नहीं है। संविधान की अवमानना करने वाले सत्ता हो या राजा हो, उसका दंश देश को झेलना पड़ता है और देश इसके लिए कभी भी तैयार नहीं है। देश ने कह दिया है कि इसके बाद ऐसा कोई संकट देश पे ना आए, इसके लिए पूरा देश, पूरा समाज मिल करके इस लड़ाई को लड़ेगा। धन्यवाद। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि फलों का राजा आम हमारी भारतीय संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है और चाहे बच्चे हो चाहे बड़े, हर किसी को आम बेहद पसंद रहे हैं, जिसे हर व्यक्ति बचपन से ही खुशी खुशी खाता है, कई तरह से इस्तेमाल करता आया है। ये प्रदर्शनी दिल्ली के बच्चों को आम के महत्व को समझाने में मदद करती है। दिल्ली पर्यटन की तरफ से आयोजित इस आम प्रदर्शनी में भाग लेने के लिए देश भर से किसान आए हैं। संस्कृति का, भारतीय स्वभाव का और हमारे जीवन का वो हिस्सा है जिसको हर एक व्यक्ति ने बचपन से लेके आज तक बड़े आनंद के साथ में खाया भी और उसका पूरा उपयोग किया। फलों का राजा आम, दिल्ली के बच्चों को भी इसका महत्व समझ में आए। पूरे देश भर के किसान आज हमारे दिल्ली टूरिज्म द्वारा आयोजित इस आम प्रदर्शनी में सहभागिता करने के लिए आए हैं। वैरायटी के आम, जिसपे बहुत ढेरों काम किया गया है और इतने स्पेशलाइज्ड तरीके के आम वो लोग लेकर के आए हैं। दिल्ली की जनता के लिए एक सुंदर आम प्रदर्शनी का यहाँ पे प्रदर्शन किया गया है। मैं बहुत बधाई देती हूँ अपने विभाग को भी, अपने माननीय मंत्री जी को भी, जिन्होंने बड़ी मेहनत के साथ में दिल्ली को ये मौका दिया कि वो पूरे देश से आए हुए आमों का आनंद ले सकें। और सच में आम को हमने सबने बचपन से लेकर के बड़े होने तक अपना इकट्ठे बैठ के आम को चूस के खाने से लेकर के आम तोड़ने तक एक आनंद के पल जो बिताए आम के साथ, तो मैं समझती हूँ ये आम दिल्ली वालों के लिए खास रहने वाला है। ये प्रदर्शनी खास रहने वाली है और हजारों लोग
इसका लुत्फ उठाएंगे। बहुत बहुत बधाई देती हूँ विभाग को ऐसे सुंदर आयोजन के लिए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव की जयंती है। इस मौके पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उनको नमन करते हुए ट्वीट किया और कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय पीवी नरसिम्हा राव जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन। आधुनिक अर्थशास्त्र की गहरी समझ रखने वाले नरसिम्हा राव जी सच्चे अर्थों में राष्ट्रभक्त, विद्वान और युग द्रष्टा थे। उनकी नीतियां और विचार आज भी राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा है। दिल्ली स्थित महाराष्ट्र सदन में आपातकाल की 50वीं वर्षी के मौके पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया। यह आयोजन दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की तरफ से किया गया। इसकी जानकारी दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसमें उन्होंने लिखा कि आपातकाल के काले अध्याय पर अपने विचार साझा किए गए। 1975 में सिर्फ एक परिवार की सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस सरकार ने पूरे देश को एक खुली जेल में तब्दील कर दिया था। हजारों देशभक्तों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में डाल दिया गया था। आज जो लोग संविधान की दुहाई देते हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि भारत की आत्मा को सबसे गहरा आघात कांग्रेस की ही तानाशाही ने पहुंचाया है। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय और संविधान के मूल्यों का गला घोटकर संविधान की हत्या कर दी थी। दिल्ली बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा आपातकाल के काले अध्याय के 50 साल पूरे होने के मौके पर मॉक पार्लियामेंट का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिरकत की। एक परिवार, सचदेवा जी ने कहा कि राष्ट्र के बारे में जो भावना जो है, जब परिवार को राष्ट्र से बड़ा मानते हैं तो इमरजेंसी जैसे स्थिति आएगी। ये एक बहुत बड़ा सबक। अब थोड़ा मैं रोल बैक करता हूं। 1975 हॉस्टल में थे और कल ही मेरे साथ एक क्लासमेट थे जो उस समय गिरफ्तार किए गए, वो जेल गए। वो मेरे से पूछ रहे थे कि भाई 50 साल हो गए हैं, आपको याद है उस दिन क्या हुआ? नॉर्मल, स्वाभाविक है कि हम लोग आपस में बात करेंगे। तो उस समय बहुत कुछ हुआ, पर अगर मेरे मन में 2-3 ऐसी घटनाएं हैं। एक ही आप ही सोचिए, आप में से काफी लोग, कुछ लोग तो यूनिवर्सिटी में होंगे ना, तो हॉस्टल में रहा होगा या रहते होंगे। आप सोचिए कि एक रात को पूरे हॉस्टल को पुलिस ने घेर लिया और पुलिस जो है बंदूक के साथ हॉस्टल में आती है और कमरे कमरे में घुस के जांच करा के लोगों को ले जाती है। रात को क्यों? भय लगता है, और ये भय दिलवाने का एक किस्म से एक्सरसाइज था कि लोगों को दबा के रखो। तो आप समझिए कि आप 20, 22, 25 साल के हॉस्टल में सो रहे और अचानक दरवाजे पे, और जब पुलिस वाले खटखटाते ना, वो माने नॉर्मल नहीं होता, तो अब लोगों को बुलाया गया। एक इन्फॉर्मर जैसा आदमी था जो मास्क, सर पे मास्क था, किसी को ये कहता था, किसी को वो कहता था, और जिसका गलत इशारा था उसको उठा के ले गया। अब ये रात को, और आप सोचिए इसका इम्पैक्ट जो है, इसका ट्रॉमा जो है उस यूनिवर्सिटी पे कितना भयानक है। अब ये रात की घटना, दिन में भी एक घटना हुई कि स्टूडेंट सब लोग जेएनयू के कैंपस में बैठे थे। वो विंटर का मौसम था, लोग मूंगफली वगैरह, संतरा खा रहे थे जैसे स्टूडेंट्स खाते। और अचानक एक पुलिस पेट्रोल आई अंदर, खुद पुलिस कमिश्नर आए स्टूडेंट लीडर को पकड़ के, और वो भी गलत आदमी को पकड़ के गाड़ी में डाल के अपहरण किया सबके साथ। और उस समय इमरजेंसी में अगर गलत आदमी को भी पकड़ते थे, उसको छोड़ते नहीं थे। तो ये आप समझिए कि कोई भी कभी भी, माने आप
ये डेंजर का वातावरण था, अनिश्चितता, भय का था कि पता नहीं किसको उठाएंगे, क्यों उठाएंगे, गलती से भी उठा लिया तो क्या होगा। और साथ ही साथ ये कहानियां आ रही थी कि पुरानी दिल्ली में फायरिंग हुई है, कि ये कंपल्सरी फैमिली प्लानिंग वैसेक्टॉमी होती थी, कि लोग को पकड़ कर, क्योंकि सबका कुछ कोटा दिया जाता था, तो नंबर भरने के लिए जबरदस्ती वैसेक्टॉमी किया जाता था। और मैं कहूंगा कि एक किस्म से ये पूरा एक्सरसाइज जो था वो देश और सोसाइटी का मोराल तोड़ने का था कि भाई हम शासन में हैं, हम शासन में रहेंगे, आप पूछने वाले कौन हैं, और हमारे यहां पूरी ताकत, सरकार की ताकत हमारे साथ है। संविधान की हत्या हो गई है, अब उसको भूल ही जाओ, हम जो करना है हम करेंगे, और आप जो है इसमें आपका कोई और चारा नहीं, आपको सहना नहीं होगा। ये मैसेज था इमरजेंसी। और उसमें बहुत लोग जो हैं जो पॉलिटिक्स में भी नहीं थे, उन पर भी इम्पैक्ट, पर जो कॉन्शियस, जिन्होंने जानबूझ के पॉलिटिकल मंच में पॉलिटिक्स, और उनको पता था उस टाइम पॉलिटिक्स करना माने अरेस्ट होना है। और आप ये नहीं समझे कि अरेस्ट का है कि भाई आप अरेस्ट हो जाओगे, कुछ दिन बिताओगे, बेल हो जाएगा, निकल जाओगे। इमरजेंसी में जब लोग अरेस्ट होते थे, किसी को पता नहीं था कि कब निकलेंगे, किसी को पता नहीं था कि इमरजेंसी की कभी एंडिंग भी होगी, कि 2 साल बाद इमरजेंसी बंद हो जाए। अब मान लीजिए जो अंदर जा रहा है उसको पता नहीं था कि एक दिन वो बाहर निकलेगा। तो आप ये सोचिए कि किस साहस के साथ जो लोग आज जिसका विमोचन हुआ किताब का, ऐसे लोग जो हैं, जो जब ये रिस्क ले रहे थे, जो लोग जिनकी अरेस्ट हुई थी, उनको जो है ये मामूली राजनीति नहीं था कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, बाद में देखी जाएगी। तो देखिए उन लोगों की साहस उस समय की, ओपनली इमरजेंसी का विरोध करना, इमरजेंसी के खिलाफ काउंटर मूवमेंट चलाना, देश का मोराल उस समय, सोसाइटी का मोराल, हौसला जो है उसको कैसे ऊपर रखना, तो ये आप लोगों को जानना चाहिए। अब ये इमरजेंसी का एक कॉन्टेक्स्ट भी है, अब थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा। मोटी बात ये थी कि इलेक्शन 1971 में इलेक्शन जीतने के बाद कुछ ही साल में सरकार की पॉपुलैरिटी जो है बहुत कम हो गई थी, भ्रष्टाचार बढ़ गया था, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा था उस समय, और राजनीति जो है उनके पक्ष में नहीं जा रही थी, उसकी दिशा कुछ अलग जा रही थी, पब्लिक में बहुत आक्रोश थी। बिहार और गुजरात में आंदोलन चल रहे थे, गुजरात में सरकार गिर भी गई थी, इलेक्शन हुआ, विपक्ष के लोग चुने गए, एक बहुत बड़ा रेलवे स्ट्राइक हुआ उस समय, और पब्लिक जो है रेलवे स्ट्राइकर्स के साथ उनकी फीलिंग जो थी कि भाई इनका कुछ कारण है स्ट्राइक के। और इस माहौल में, और ये भी था कुछ पारिवारिक विषय भी थे कि वहां कोई अपने बिजनेस चला रहे थे, उनके बारे में जो उस समय के युवराज जो थे उनके बिजनेस के बारे में प्रश्न उठा रहे थे लोग। तो ये सब इस माहौल में प्रयागराज, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है। और अगर आप देखें उस समय के प्रधानमंत्री के खिलाफ 2 चार्जेस जो थे, करप्ट प्रैक्टिसेस और मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, ये दोनों में उनकी कन्विक्शन थी। अब मामला तो आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, चैलेंज जो था पार्लियामेंट जो उनके खिलाफ खड़े थे राजनारायण जी, उनका केस था, और विषय जो है सीट का विषय है कि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी थी। और एक एमपी का डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो इमरजेंसी
के डिक्लेरेशन में पूरे देश का सिक्योरिटी का मामला बनाया। ये है उस समय का गजट नोटिफिकेशन, और मैं आपको उसका ऑपरेटिव सेंटेंस में पढ़ के सुना देता हूं। आई फखरुद्दीन अली, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाय दिस प्रोक्लेमेशन declare that a grave emergency exists whereby the security of India is threatened by internal disturbances. विषय है एक सीट का, एक डिस्क्वालिफिकेशन का, करप्ट प्रैक्टिसेस का, और देखिए उसको सिक्योरिटी ऑफ इंडिया का विषय बना दिया और इमरजेंसी डिक्लेयर करा दिया। अब इसके जो राजनीतिक परिणाम वो तो उसी रात को तुरंत दिखाई दिया कि जो देश के बड़े बड़े नेता जो थे, जयप्रकाश नारायण जी के अलावा मोरारजी देसाई, अटल जी, आडवाणी जी और बहुत सारे ऐसे लोग, सबको गिरफ्तार किया गया। उसमें से मेरे लिए, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, पर मेरे घर में मेरे पिताजी जो थे वो सिविल सर्वेंट थे, सरकार में काम करते थे, पर वो पॉलिटिकली काफी कनेक्टेड थे। तो हमारे घर में दो लोग, एक यूनिवर्सिटी जो जेएनयू में हमारा कनेक्शन सबसे ज्यादा जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, और घर में जो है मेरे पिताजी के दोस्त चंद्रशेखर जी थे। तो जब हम लोग क्योंकि उस समय हमें पता भी नहीं था कि कौन कौन अरेस्ट हुए, कुछ लोग जो बड़े नेता थे उनके बारे में पता था, तो जो उतने फेमस नहीं थे वो तो बस उठा के उनको ले गए। इनके बारे में हमें पता था। तो हर फैमिली जो है किसी न किसी का कहीं न कहीं इमरजेंसी के साथ ये पर्सनल कनेक्शन भी, कि जब मैं सोचता हूं, मेरी जो यादें जो होती हैं उस समय की, और जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, क्योंकि हमारा जो है फर्नांडिस जी, जॉर्ज साहब के साथ कनेक्शन था और चंद्रशेखर जी को हम बहुत अच्छी तरह जानते थे, तो वो हमें ज्यादा फील हुआ। और जो जेएनयू में वैसे वो एक्टिविज्म इमरजेंसी के खिलाफ, क्योंकि आप स्टूडेंट्स को तो कभी चुप तो कर नहीं सकते, तो वो तो अपना कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से विरोध करते जाए, और विरोध करने के भी बहुत तरीके होते हैं कि कोई क्लास में जाओ, कोई कुछ ऐसा कुछ सिग्नलिंग करो कि भाई मैं सिस्टम के खिलाफ, कि मैं नहीं मानूंगा। तो इमरजेंसी की एक किस्म से अपनी एक कल्चर थी कि आप कैसे सिग्नल करें या कैसे दिखाएं कि हम जो है इमरजेंसी के विरोध में। और मैंने हॉस्टल का भी, मुझे जो मेमोरी जो है उस समय यादें जो है, कि क्योंकि एक स्टूडेंट हॉस्टल जो है ऐसी जगह है, एक नेचुरल रिफ्यूज है कि किसी को कहीं जाना है कि कोई और नहीं मिला तो कहीं स्टूडेंट हॉस्टल में चलो कुछ एक दो दिन बिता दिए। तो हॉस्टल में लोग आते थे, जाते थे, उस समय हम ज्यादा पूछते भी नहीं थे कि कौन है, पर उस समय वो माहौल बना कि किसी ने अगर कहा कि भाई 2 दिन के लिए अपने कमरे में रख लो, तो हम रख लेते, क्योंकि हमें पता था कि ये कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं ये लोग, इनका हेल्प करो, ज्यादा प्रश्न नहीं पूछो और उनको अपने रास्ते में आगे बढ़ने दो। तो ये मैं आपको इसीलिए कुछ डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि जो राजनीति में भी नहीं थे, जो सामान्य लोग थे, जो कोई स्टूडेंट था, कोई प्रोफेशनल था, कोई, सबके लिए, सबके जीवन में उस समय इमरजेंसी का कुछ न कुछ प्रभाव हुआ। अब सबसे ज्यादा इम्पैक्ट तो हमारे प्रेस वालों पे हुआ, और जिस समय इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, ये भी रात को हुआ। अब देखिए, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ये सब चीज रात को होती। अब उस समय ये न्यूज़पेपर्स के बिजली सप्लाई सबको काट दिया गया, ताकि अगले दिन न्यूज़पेपर की प्रिंटिंग ना हो। और बहुत न्यूज़पेपर्स, काफी लोगों ने विरोध तो किया, कुछ लोगों ने एडिटोरियल पेज खाली छोड़, क्योंकि सेंसरशिप तुरंत लागू हुआ।
और बहुत डिटेल में बताया गया कि आप क्या लिख सकते हैं, क्या नहीं लिख सकते। और उसमें भी प्रेस, जैसे स्टूडेंट्स अपने लेवल पे करते थे, प्रेस वाले भी अपने लेवल पे तरीका ढूंढते थे कि किसी न किसी तरीके से देश को सूचना मिले। मैं कहूंगा एक किस्म से देश में एक रेजिस्टेंस था इमरजेंसी के खिलाफ, और ये बहुत तरीके से। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। क्या रंग खिला